रेस क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेस क्लास आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है कि रेस क्लास आपको लाइब्रेरी साइंस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डिस्कस करेगा। इस सीरीज में हम सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे? फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी के बारे में, या हम इसे बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे सबसे पहले? फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी, या हम इसे बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे एकेडमिक लेवल पे, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। ये जो लेक्चर है वो आपको कहाँ कहाँ कवर करेगा एकेडमिक लेवल में। ये सबसे पहले आपको कवर करेगा सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है लाइब्रेरी साइंस का, CLIS, वहाँ पे ये कवर करेगा। डिप्लोमा कोर्स होता है DLIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, यहाँ कवर करेगा। बैचलर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में ये कवर करेगा, और फिर मास्टर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कवर करेगा। ये एग्जाम सिर्फ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ही नहीं कवर करेगा, एकेडमिक लेवल पे ही नहीं कवर करेगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी कवर करेगा। देखते हैं कौन कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लाइब्रेरी का होता है वहाँ पे ये कवर करेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे एक लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है KVS, केंद्रीय विद्यालय का, वहाँ आपको कवर करेगा ये NVS। फिर एक एग्जाम होता है क्लब मॉडल EMRS, वहाँ ये आपको कवर करेगा। फिर आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC एग्जाम होता है। जितने भी स्टेट PCS का जो लाइब्रेरियन का एग्जाम होता है वो सभी कवर करेगा ये। फिर आपको UGC नेट, जहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे भी आपको ये काम करेगा। मतलब आप समझे तो ये आपको ओवरऑल पूरे जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एकेडमिक लेवल का हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, सभी जगह ये आपको काम आएगा। आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर को डेवलप करते हैं। उसमें सबसे पहले हम सीखते हैं पुस्तकालय की अवधारणा के बारे में। तो आइए समझते हैं क्या है पुस्तकालय की अवधारणा। पुस्तकालय क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पुस्तकालय क्या होता है। अभी आप देखे होंगे एक ट्रेंड चला है कि हर जगह लोग जाके एक जगह पे जाके पढ़ाई करते हैं और उसे आप पुस्तकालय बोलते हैं। कहाँ हम जा रहे हैं? लाइब्रेरी जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पुस्तकालय क्या होता है। पुस्तकालय वो स्थान होता है, मतलब पुस्तकालय वो जगह होता है जहाँ पे पाठ सामग्री, मतलब रीडिंग मटेरियल्स, क्या हो? रीडिंग मटेरियल्स का संग्रह होता है। मतलब पाठ सामग्री मतलब रीडिंग मटेरियल्स का, रीडिंग मटेरियल्स या आप स्टडी मटेरियल्स कुछ भी बोल सकते हैं, उसका कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। ये बात तो आपको समझ में आया होगा कि पुस्तकालय वो स्थान है जहां पे रीडिंग मटेरियल्स का कलेक्शन होता है। तो आइए समझते हैं कि पाठ सामग्रियां में क्या क्या आ सकता है। तो पाठ सामग्रियां में सबसे पहले पुस्तक आएगा। क्या आएगा? पुस्तक आएगा। फिर क्या आएगा? पांडुलिपि आएगा। फिर क्या आएगा? पत्रिका आएगा। फिर जितने भी प्रकार के जानकारी के स्रोत होते हैं वो सभी का संग्रह क्या कहलाएगा? पुस्तकालय कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? पुस्तक आएगा। फिर आएगा पांडुलिपि आएगा। फिर क्या आएगा? पत्रिका आएगा। फिर क्या आएगा? जितने भी प्रकार के जानकारी के स्रोत हैं, वो सभी के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं पुस्तकालय के बारे में, पुस्तक के बारे में। सबसे पहले हम देखे थे कि रीडिंग मटेरियल्स में क्या क्या आया था? पुस्तक आया था, पांडुलिपि आया था, पत्रिका आया था, और जितने भी प्रकार के जानकारी के स्रोत हैं सभी का संग्रह क्या कहलाया था? पुस्तकालय कहलाया था। तो सबसे पहले हम पुस्तक के बारे में डिस्कस करते हैं। पुस्तक किसे बोलते हैं? पुस्तक वो वस्तु को कहते हैं, पुस्तक उस वस्तु को कहते हैं जिसमें लिखित, क्या? रिटेन, मुद्रित मतलब प्रिंटेड, चित्रित मतलब पिक्टोरियल फॉर्म, मतलब पुस्तक उस वस्तु को कहेंगे जिसमें लिखित, मुद्रित या चित्रित जानकारी होती है। और
कई पृष्ठों से मिलकर बना होता है, मतलब एक पृष्ठ नहीं होता, उसमें कई पृष्ठ से मिलकर बना होता है और एक साथ बांधकर रखा गया होता है। मतलब पुस्तक होने के लिए क्या है, एक तो वह क्या होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, पिक्टोरियल होना चाहिए और कई पेजों का होना चाहिए और एक साथ बंधा रहना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, उसे पुस्तक बोलेंगे। एक संस्था हुआ यूनेस्को, यूनेस्को ने बताया कि पुस्तक होने के लिए कम से कम 49 पेज होना आवश्यक है। देखते हैं यूनेस्को ने क्या बताया, उनके डिफिनेशन को देखते हैं। यूनेस्को ने डिफिनेशन दिया पुस्तक के बारे में, पुस्तक एक गैर आवधिक, मतलब नॉन पीरियोडिकल्स, मतलब पुस्तक एक गैर आवधिक मुद्रित प्रकाशक है, मतलब प्रिंटेड प्रकाशन है, जिसमें आवरण पृष्ठों को छोड़कर, यह बात आपको हिंदी में नहीं समझ में आया, मैं बता देता हूं, ये जो कवर पेज होता है उसे ही हम आवरण पृष्ठ बोलते हैं। कवर पेज को छोड़कर कम से कम कितने पृष्ठ होने चाहिए, 49 पेज होने चाहिए। ये एग्जाम में बना है क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में बना है क्वेश्चन कि पुस्तक होने के लिए कम से कम कितना पेज होना चाहिए। तो पुस्तक होने के लिए कम से कम कितना पेज होना चाहिए, 49 पेज होना चाहिए, जो किसी विशेष देश में प्रकाशित की जाती है, मतलब किसी खास देश में प्रकाशित की जाती है और जनता के लिए उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं, पुस्तक बोलते हैं। ये किनका डिफिनेशन है, ये यूनेस्को का डिफिनेशन है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, पत्रिका किसे बोलते हैं। हम देखते हैं पत्रिका किसे बोलते हैं। पत्रिका एक ऐसा छपा हुआ कागज है, ऐसा छपा हुआ कागज होता है जो कुछ समय के अंतराल पे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी पे छपता है, निकलता है, जिसमें क्या क्या होता है, लेख होता है, कहानियां होता है, समाचार पत्र होता है, चित्र होता है, अलग अलग प्रकार के पत्रिका छपती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उसके लिए पत्रिका होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, या तो ये वीकली आएगा, या तो ये मंथली आएगा, या तो ये अर्ली आएगा। मतलब इंपॉर्टेंट बातें ये है कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये आता है। आगे हम देखते हैं पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि क्या है, पांडुलिपि वो लिखित सामग्री होती है जो हाथ से लिखी जाती है। क्या होता है, हाथ से लिखी जाती है, छपी नहीं होती। अगर वो हाथ से लिखा होगा तो छपा तो नहीं होगा। फिर हम देखते हैं ये किस पे लिखा जाता है। उस पुराने समय में ये ताड़पत्र पे लिखा जाता था, भोजपत्र पे लिखा जाता था, कागज पे लिखा जाता था। किससे लिखा जाता था, या तो स्याही से या तो कलम से लिखा जाता था। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं कि पुस्तकालय किन किन शब्दों से मिलकर बना है। जब हम पुस्तकालय की संधि विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। देखते हैं पुस्तकालय का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हम देखेंगे क्या क्या, कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पुस्तक और दूसरा आलय। पुस्तक का डेफिनेशन तो आपको पता है, आलय का मतलब रहने का जगह या रखने का कोई स्थान को हम क्या बोलेंगे, आलय बोलेंगे। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब पुस्तकालय का अंग्रेजी वर्ड क्या है, पुस्तकालय का अंग्रेजी वर्ड लाइब्रेरी होता है, यह तो आपको पता है। लेकिन लाइब्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति है किन किन शब्दों से हुई है, तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है पुस्तक का घर। क्या होता है, पुस्तक का घर। अगर हम उसे फ्रेंच भाषा में देखें, क्या फ्रेंच भाषा में देखें, तो फ्रेंच भाषा के लिब्रा शब्द से लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगर हम रोमन भाषा में देखें तो रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय शब्द के लिए जो उत्पत्ति हुई है उसे हम लोग बिब्लियोथीका के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। लैटिन भाषा में मैंने क्या बताया आपको, लैटिन भाषा में मैंने आपको बताया एक वर्ड, लैटिन भाषा में मैंने बताया लाइबर, जिसका अर्थ होता है पुस्तक का घर। फिर मैंने आपको बताया फ्रेंच भाषा, मैंने फिर बताया कि इसकी उत्पत्ति लिब्रा शब्द से हुई है। तीसरा मैंने बताया रोमन और अन्य भाषाओं में पुस्तकालय के लिए जो वर्ड आया है वो उसे बोलते हैं बिब्लियो। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है, केवीएस के एग्जामों में, एनवीएस के एग्जामों में, कि
पुस्तकालय शब्द की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर शब्द से। फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? लिब्रा शब्द से। और रोमन और अन्य भाषाओं में से किस नाम से जानते हैं? बिब्लियोथीका के नाम से जानते हैं। यहां तक उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ आया होगा। आगे हम देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान के बारे में कि आखिरकार पुस्तकालय विज्ञान क्या है, लाइब्रेरी साइंस क्या है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान क्या है। तो हम समझते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान क्या है। पुस्तकालय विज्ञान वो विज्ञान है जिसमें हम पाठ सामग्रियां मतलब रीडिंग मटेरियल्स का अरेंजमेंट, मैनेजमेंट और पाठक को बेहतर सुविधा कैसे दे। अगर कोई यूजर लाइब्रेरी आ रहा है तो उसे हम बेहतर सर्विसेज कैसे दे, उसके होलिस्टिक स्टडी को, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी साइंस कहते हैं, मतलब पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। देखते हैं पुस्तकालय विज्ञान वो विज्ञान है, मैं आपको बताया, जिसमें जो रीडिंग मटेरियल्स है उसके व्यवस्थापन, प्रबंधन एवं पाठकों को बेहतर सेवा कैसे प्रदान किया जाए, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पुस्तकालय विज्ञान कहते हैं। ये बात आपको अब समझ में आया होगा कि पुस्तकालय किसे बोलते हैं और पुस्तकालय विज्ञान किसे बोलते हैं। आपको ये बात भी समझ में आया होगा कि पुस्तकालय शब्द की जो उत्पत्ति है वो किन किन शब्दों से हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पुस्तकालय के प्रकार के बारे में। तो एक कमेटी बनी, पेरी कमेटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो पेरी कमेटी का जो संबंध है ना वो किससे है। तो जो पेरी कमेटी का जो संबंध है ना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पेरी कमेटी का संबंध किससे है। तो आपको याद करने वाली बात यह है कि पेरी कमेटी का जो संबंध है वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है। पेरी कमेटी ने वर्ल्ड में जितने भी पुस्तकालय हुए सबको देखा और पता लगाया। तो उन्होंने ये देखा कि पूरे पुस्तकालय को ये देखा और इन्होंने बताया कि हम पुस्तकालय को करीब 6 भागों में बांट सकते हैं। देखते हैं पेरी कमेटी ने जो पुस्तकालय के प्रकार को 6 भागों में बांटा है वो कौन कौन सा है। देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय, जिसे हम लोग नेशनल लाइब्रेरी बोलते हैं। विशेष पुस्तकालय मतलब स्पेशल लाइब्रेरी बोलते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय उसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी बोलते हैं। चौथा, विश्वविद्यालय के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों की पुस्तकालय मतलब हायर एजुकेशन की पुस्तकालय। आगे धार्मिक संस्थाओं की पुस्तकालय। उसके आगे छठा, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। मतलब पेरी कमेटी ने पुस्तकालय के प्रकारों में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कुल जो पुस्तकालय का जो प्रकार है वो टोटल कितना है? 6 प्रकार का। जब हम इसे मोटा मोटी समाहित करेंगे ना तो हम देखेंगे कि हम अगर पुस्तकालय के प्रकार को अगर हम 4 भागों में भी बांटे ना तो ये हम उसे कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि वो 4 प्रकार कौन सा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो देखेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मतलब नेशनल लाइब्रेरी। हम 1 बाई 1 इसे डिस्कस भी करेंगे, इन डेप्थ डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में। नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरीज में हम आपको क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। हम आपके जो रूस है उसके नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, जापान के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, यूके के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, यूएसए के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, भारत के नेशनल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे उसके बाद जो हम 4 प्रकार बात कर रहे थे उसमें एक तो मैंने नेशनल लाइब्रेरी बताया, दूसरा है पब्लिक लाइब्रेरी। क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी। तीसरा क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी। तीसरा क्या है? एकेडमिक लाइब्रेरी। चौथा क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी। क्या है? स्पेशल लाइब्रेरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पुस्तकालय का प्रकार कितने प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आप बताएंगे पुस्तकालय का जो प्रकार है वो 4 प्रकार से। लेकिन एग्जाम में ये पूछेगा कि पेरी कमेटी ने पुस्तकालय के प्रकार के बारे में कितने प्रकार बताए, तो आप बताइएगा कि पेरी कमेटी ने पुस्तकालय के प्रकार को 6 भागों में बांटा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि जो पुस्तकालय का जो प्रकार है वो 4 प्रकार का है। तो हम बोले
कि हम इसे वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार हमारा है वो है एकेडमिक लाइब्रेरी। तो एकेडमिक लाइब्रेरी भी 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि एकेडमिक जो लाइब्रेरी है वो किसे बोलेंगे एकेडमिक लाइब्रेरी। देखते हैं। ये वो पुस्तकालय है, ये वो लाइब्रेरी है जो औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान से जुड़े होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा लाइब्रेरी है जो औपचारिक जो शिक्षा है उससे जुड़ाव रखता है। अब इसका क्या उद्देश्य है? इसका जो उद्देश्य है छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थी मतलब रिसर्च को शैक्षणिक सामग्री प्रदान करना। क्या प्रदान करना? रीडिंग मटेरियल्स प्रदान करना। तो आपके मन में एक सवाल उठना नेचुरल है, लाजमी है कि आखिरकार औपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं। तो आइए समझते हैं औपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं। शिक्षा जो है ना वो 2 प्रकार से होता है, या तो हम इसे औपचारिक शिक्षा बोले या तो हम इसे अनौपचारिक शिक्षा बोले। मतलब एक तो हम फॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन, दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं इन फॉर्मल एजुकेशन। तो जो एकेडमिक लाइब्रेरी है उसका जो जुड़ाव है वो फॉर्मल एजुकेशन के साथ है। किसके साथ है? फॉर्मल एजुकेशन के साथ है। तो हम समझते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन है, औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें एक सिलेबस होता है। क्या होता है? सिलेबस होता है, एक टाइम टेबल होता है, एक कोर्स टाइमिंग होता है। फिर हम जब कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उसका एग्जाम होता है, एग्जाम आने के बाद रिजल्ट आता है। या तो हमें परसेंटेज में रिजल्ट मिलता है या तो हमें ग्रेडिंग में मिलता है। हम देखते हैं क्या क्या औपचारिक शिक्षा में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक कोर्स होगा। क्या होगा? कोर्स होगा। एक तो सिलेबस होगा, एक सिलेबस होगा, एक टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम होगा। फिर क्या आएगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में या तो हमें ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, या तो हमें परसेंटेज मिलेगा, या तो हमें डिवीजन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फिर हम क्या होगा? डिग्री मिलेगी। फिर हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगी। जो सर्टिफिकेट जो मिलेगी वो किसी न किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होगा। जैसे हम 10th का एग्जाम देते हैं, 12th का एग्जाम देते हैं, तो अगर हम किसी स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे बिहार बोर्ड से हैं तो उसका बोर्ड का नाम है BSEB। अगर हम झारखंड से हैं तो झारखंड का अपना बोर्ड है, महाराष्ट्र का अपना बोर्ड है। तो सबका अपना अपना बोर्ड है। जैसे ही एग्जाम कंडक्ट होता है, रिजल्ट आता है, तो इस कोई संस्थान के द्वारा उसे क्या मिलती है? डिग्री मिलती है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया कि औपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं अनौपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा किसे बोलते हैं? जैसा कि हमने अभी जस्ट बताया कि औपचारिक शिक्षा में एक सिलेबस होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, डिग्री मिलती है, रिजल्ट मिलता है, ग्रेडिंग सिस्टम मिलता है। उस प्रकार का कोई भी चीज अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है? हमें अनुभवों से सीखा जाता है। हमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, हमारा कोर्स नहीं होता है। हम कैसे सीखते हैं? अनुभवों से सीखते हैं। आइए समझते हैं अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें स्कूल या कॉलेज के बाहर, मतलब स्कूल और कॉलेज के बाहर जीवन के अनुभवों से। किससे सीखते हैं? जीवन के अनुभवों से। चाहे किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं, या किसी भी आदमी से जो हम अनुभव से सीखते हैं। वो शिक्षा कैसा कहलाएगा? अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगा। आइए हम समझते हैं कि उसके कुछ उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण, जैसे हम माता पिता से क्या सीखते हैं? संस्कार सीखते हैं। तो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। खेत में हम काम करके खेती सीखते हैं, वो कैसा शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। टीवी या इंटरनेट पर कोई भी बात हम सीखते हैं, नई बातें सीखते हैं, ये कैसा शिक्षा है? अनौपचारिक शिक्षा है। मतलब ये हुआ कि औपचारिक शिक्षा में सिलेबस होगा, कोर्स वर्क होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा किसी न किसी संस्थान से। लेकिन अगर अनौपचारिक शिक्षा है तो इसी प्रकार का कोई भी आपको सिलेबस नहीं कवर करना है, किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं होगी, ना किसी प्रकार की आपको डिग्री मिलेगी। उम्मीद करते हैं औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम क्या पढ़ रहे थे? शैक्षणिक पुस्तकालय पढ़ रहे थे। तो शैक्षणिक पुस्तकालय में हमने देखा कि उसके डेफिनेशन में ये था कि
जो औपचारिक शिक्षा से जुड़ाव रखता है। क्या हमने पढ़ा था? औपचारिक शिक्षा से जुड़ाव रखता है। तो हमने देखा था औपचारिक शिक्षा, फिर हमने क्या देखा था? अनौपचारिक शिक्षा देखा था। हम देखते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्कूल लाइब्रेरी। कौन सा होता है? स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा क्या होता है? कॉलेज लाइब्रेरी। तीसरा क्या होता है? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय के प्रकार में स्कूल लाइब्रेरी के बारे में। देखते हैं स्कूल लाइब्रेरी किसे बोलेंगे? विद्यालयों में छात्रों को पाठ और सहपाठ सामग्री उपलब्ध कराता है। मतलब रीडिंग मटेरियल्स जो उपलब्ध कराता है। मतलब स्कूल में जो क्लास 6 है, 7 है, 8, 9 में जो संस्था, जो जगह आपको रीडिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराता है, वो क्या कहलाता है? लाइब्रेरी कहता है। किस प्रकार का लाइब्रेरी कहलाएगा? स्कूल लाइब्रेरी कहलाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? तो इसका एम, सबसे बढ़िया एम इसका क्या है? ये रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करता है। क्या करता है? रीडिंग हैबिट्स को डेवलप करता है। दूसरा सबसे इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय का जो उपयोग है उसके प्रति रुचि पैदा करता है। मतलब इंटरेस्ट पैदा करता है। कहाँ जाने के लिए? पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए। अगर आप पुस्तकालय जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो लाजमी है कि आपके नॉलेज में वृद्धि आएगा। ठीक है। तीसरा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लर्निंग। क्या है? सेल्फ लर्निंग। ये जो है, क्या इसका मेन उद्देश्य क्या है? सेल्फ लर्निंग, मतलब स्वयं से सीखने की आदत डेवलप करना। 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी इसका इंपॉर्टेंट उद्देश्य है, जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करा के लोगों को सिखाना, विषय आधारित रीडिंग मटेरियल्स को उपलब्ध कराना। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको स्कूल लाइब्रेरी समझ में आया होगा। आइए समझते हैं कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में। आखिरकार कॉलेज लाइब्रेरी किसे बोलेंगे? हम देखते हैं कॉलेज लाइब्रेरी किसे बोलेंगे। कॉलेज स्तर पर या तो टीचर या तो फैकल्टी, मतलब टीचर और छात्र। ठीक है। टीचर और छात्र के गहन विषय आधारित सामग्री उपलब्ध कराना। मतलब जितना भी इन डेप्थ सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल है, वो कौन प्रदान करेगा? स्टूडेंट को और फैकल्टी को कॉलेज लाइब्रेरी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहायता देना है। क्या है? शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहायता देना है और विषय के गहन ज्ञान को बढ़ावा देना है। क्या है? विषय के गहन ज्ञान को बढ़ावा देना है। आइए समझते हैं विश्वविद्यालय पुस्तकालय के बारे में, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में। इसका किसे हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बोलेंगे? उच्च शिक्षा और शोध कार्यों, मतलब हायर एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। क्या होता है? ये विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। इसका उद्देश्य भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जितने भी प्रकार के रिसर्चर हैं उनको स्टडी मटेरियल, जितने भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रकार के रेफरेंस सोर्सेस हैं, उनको क्या है? ये यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी उसे उपलब्ध करवाता है। ये दूसरा इसका मेन उद्देश्य क्या है? बहुआयामी पाठ्यक्रमों के अनुरूप संसाधन की भी आपूर्ति करता है। मतलब मल्टी डायमेंशनल स्टडी मटेरियल भी ये क्या करता है? ये उपलब्ध करवाता है। उम्मीद करते हैं आपको शैक्षणिक पुस्तकालय समझ में आया होगा। हमने शैक्षणिक पुस्तकालय में क्या डिस्कस किया? हमने शैक्षणिक पुस्तकालय में डिस्कस ये किया कि शैक्षणिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने आपको बताया स्कूल लाइब्रेरी, दूसरा मैंने आपको बताया कॉलेज लाइब्रेरी, तीसरा मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। आखिरकार हम पब्लिक लाइब्रेरी किसे बोलेंगे? देखते हैं। यह पुस्तकालय किसके लिए खोला गया है? जनता के लिए खोला गया है। कौन खोलता है? सरकार खोलती है। यह पुस्तकालय जनता के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य सिंपल है। समाज के जितने भी सभी वर्ग हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन के साधन प्रदान करना। क्या क्या करता है? ये अनौपचारिक शिक्षा, ज्ञान और मनोरंजन के साधन प्रदान करता है। अब यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा अभी आपको मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन बनेगा कि जो औपचारिक शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा का जो संबंध है ना, किस प्रकार के लाइब्रेरी से है? तो अभी आपने पढ़ा कि औपचारिक शिक्षा का जो संबंध है
वो एकेडमिक लाइब्रेरी से है। किससे है? एकेडमिक लाइब्रेरी से है। अभी आप एक बात और सीख गए कि अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का संबंध किससे है? तो पब्लिक लाइब्रेरी से। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा कि फॉर्मल एजुकेशन का जो संबंध है वो किससे है, इनफॉर्मल एजुकेशन का संबंध किससे है? पब्लिक पब्लिक लाइब्रेरी से। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसका फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? अगर ये सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है तो इसका कोई ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो देगा, क्योंकि लाइब्रेरी चलाने के लिए, उनके स्टाफ को देने के लिए सैलरी या उन बुक्स मंगाने के लिए, ठीक है, अगर पैसा आएगा तो ये फंडिंग कौन करता है? तो ये फंडिंग सरकार के द्वारा किया जाता है। और राज्य सरकार, अगर स्टेट है तो स्टेट सरकार देगी, अगर सेंट्रल सरकार है तो सेंट्रल सरकार देगी। ये कहीं कहीं पे स्टेट जो है वो सेस लगा के भी वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। तो एक बात आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, ठीक है, तो इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस बनाएगा, कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई ना कोई इसे टेक्निकल सपोर्ट देगा। तो कौन सा संस्था जो है पब्लिक लाइब्रेरी को ये सब सुविधा प्रदान करता है? तो एक संस्था हम पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी प्रतिष्ठान। हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे तो हम राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान को एक लेक्चर में इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जहां पर सार्वजनिक जो पुस्तकालय है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इसे डिस्कस करेंगे कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान जितने भी भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, मतलब पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, उसके लिए गाइडलाइंस और राष्ट्रीय नीति बनाता है। क्या बनाता है? या तो एक गाइडलाइंस बनाता है और क्या बनाता है? नेशनल पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? नेशनल पॉलिसीज बनाता है। इसकी स्थापना कब हुई? एग्जाम में बहुत बार कुछ पूछा गया है, RRRLF की स्थापना कब हुई? तो RRRLF की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसके स्थापना जब भारत सरकार के द्वारा किया गया तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये जो मिनिस्ट्री है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता। आपको पता है कोलकाता कहाँ है? कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। जो RRRLF है ये एक पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है। क्या है? पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों है ये मैं बताता हूँ। ये सिस्टम इसलिए है कि ये इसको फाइनेंशियल सपोर्ट तो देता ही देता है। क्या देता है? फाइनेंशियल सपोर्ट तो देता ही देता है, ये टेक्निकल सपोर्ट भी देता है। और जितने भी प्रकार के नीतिगत फैसले होते हैं, जितने भी प्रकार के नीतिगत फैसले समर्थन होता है वो RRRLF सार्वजनिक पुस्तकालय को देता है। उम्मीद करते हैं आपको RRRLF के काम समझ आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यूनेस्को ने एक परिभाषा दिया। एग्जाम में ये पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछता है कि पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में यूनेस्को का क्या परिभाषा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस परिभाषा को याद कर लेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है। क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है। आपको ये पूरा परिभाषा याद नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? इस कीवर्ड को याद कर लेंगे, ज्ञान का प्रवेश द्वार। क्या याद करेंगे? ज्ञान का प्रवेश द्वार। सार्वजनिक पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का प्रवेश द्वार है, जो आजीवन शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय ज्ञान का प्रवेश द्वार। क्या क्या याद रखना है आपको? सार्वजनिक पुस्तकालय जो है ज्ञान का प्रवेश द्वार है, जो आजीवन शिक्षा, स्वतंत्र निर्णय और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। फिर एक व्यक्ति हुए रोलांड बांगो। क्या हुए? रोलांड बांगो। उन्होंने एक बात बोला था कि जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं, जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी है उनके सर्विसेज को क्या कर देना चाहिए? फ्री कर देना चाहिए। ये भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है
कि रोलैंड बैंगो ने क्या कहा। रोलैंड बैंगो ने ये बोला कि जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी हैं उसकी सर्विसेज को क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।